उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है। हर वंश का उदय और पतन एक दिन हुआ है और ये सच है। प्राचीन भारत में मगध का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मगध सामरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा। मगध एक क्षेत्र था और 16 महाजनपदों में से एक। दूसरे शहरीकरण 600 से 200 ईसा पूर्व के महान राज्य जो अब पूर्वी गंगा मैदान में दक्षिण बिहार में है। मगध पर बृहद वंश, प्रदोद वंश, हर्यंक वंश और शिशुनाग वंश का शासन था। मगध ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उत्तरी भारत के 3 सबसे महान साम्राज्यों नंद साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य द्वारा सफल हुआ। मगध का राज अपने विस्तार से पहले दक्षिण बिहार में पटना, जहानाबाद, नालंदा, औरंगाबाद, अरवल, नवादा और गया के आधुनिक जिलों में से मेल खाता था। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में चंपा नदी, दक्षिण में छोटा नागपुर पठार और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ग्रेटर मगध के क्षेत्र में पूर्वी गंगा के मैदानी इलाकों में पड़ोसी क्षेत्र भी शामिल थे और उनकी एक अलग संस्कृति और मान्यता थी। दूसरे शहरीकरण के अधिकांश भाग यहाँ लगभग 500 ईसा पूर्व से हुआ था और यहीं पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद में अपने शासक प्रमगंध के साथ कोंकण जनजाति की पहचान की है मगध के पूर्वजों के रूप में, क्योंकि बाद के ग्रंथों में किकता को मगध के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। अथर्ववेद में मगध की तरह ऋग्वेद में किकातों को एक शत्रुतापूर्ण जनजाति के रूप में वर्णित किया गया है, जो ब्राह्मणवादी भारत की सीमाओं पर रहते थे, जो वैदिक अनुष्ठान नहीं करते थे। मगध साम्राज्य के लोगों का सबसे पहला संदर्भ अथर्ववेद में मिलता है, जहां वे अंग, गांधारी और मुजावतों के साथ सूचीबद्ध पाए जाते हैं। राज्य का मूल गंगा के दक्षिण में बिहार का क्षेत्र था। इसकी पहली राजधानी राजगिरी, जो कि आधुनिक राजगीर के नाम से जाना जाता है, फिर पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। राजगिरी को शुरू में गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था और बाद में अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान इसे इसी नाम से जाने लगा। मगध का विस्तार क्रमशः वजी, परिसंग और अंग की विजय के साथ अधिकांश बिहार और बंगाल को शामिल करने के लिए किया गया। मगध का राज अंततः बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उन क्षेत्रों को शामिल करने के लिए आया जो आज बांग्लादेश और नेपाल के राष्ट्र हैं। मगध के प्राचीन साम्राज्य का जैन और बौद्ध ग्रंथों में भारी उल्लेख है। इसका उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। मगध के प्रारंभिक शासकों के बारे में कुछ निश्चित जानकारी हालांकि उपलब्ध नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बौद्ध, पाली, कैनन, जैन आगम और हिंदू पुराण है। इन स्रोतों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि मगध लगभग 200 वर्षों तक हर्यंक वंश का शासन था, लगभग 543 से 413 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश जीवन मगध राज में बिताया। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और पहली बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की। महाभारत में बृहद्रथ को मगध का प्रथम शासक कहा गया है। बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा रिपुंजय को उनके मंत्री पुलिका ने मार डाला, जिन्होंने अपने बेटे प्रदोद को नए राजा के रूप में स्थापित किया। प्रदोद वंश के बाद बिंबिसार द्वारा स्थापित हर्यंक वंश का उत्तराधिकारी बना। बिंबिसार ने एक सक्रिय और विस्तृत नीति का नेतृत्व किया। राजा बिंबिसार का वध उनके पुत्र राजा शत्रु ने किया। पड़ोसी कौशल के राजा और बिंबिसार के बहनोई पसे नदी ने काशी प्रांत पर विजय प्राप्त की थी। गंगा नदी के उत्तर में एक क्षेत्र लिच्छवी के साथ राजा अजातशत्रु के युद्ध के कारण अच्छे संबंध नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अजातशत्रु ने उस क्षेत्र में एक मंत्री को भेजा, जिसने लिच्छवियों की एकता को कमजोर करने की कोशिश की और उसे कमजोर करने में सफल भी रहा, जो लगातार 3 सालों तक उसने यह काम भी किया। अजातशत्रु ने गंगा नदी पर अपना आक्रमण शुरू करने के लिए पाटलिपुत्र शहर में एक किला बनवाया। असहमतियों से घिरे लिच्छवियों ने अजातशत्रु से युद्ध किया। अजातशत्रु को उन्हें हराने में लगभग 15 साल लगे। जैन ग्रंथ बताते हैं कि कैसे अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का इस्तेमाल किया था, एक गुलेल और एक झूलते हुए गधा के साथ एक ढका हुआ रथ, जिसकी तुलना आज की आधुनिक टैंक से की जाती है। पाटलिपुत्र वाणिज्य के केंद्र के रूप में विकसित होने लगा और अजातशत्रु की मृत्यु के बाद मगध की राजधानी बन गया। According to historian John Key, a proponent of the short chronology, Bimbisar must have been
reigning in the late 5th century BC, and Ajatasattu in the early 4th century BC. Kiev also states that there is a great uncertainty about the royal succession after Ajatasattu's death, probably because there was a period of court intrigues and murders, during which evidently the throne changed hands frequently, perhaps with more than one mandatory claiming to occupy it at the same time, until Mahapadmanand was able to secure the throne. 346 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश ने हरिंग वंश को उखाड़ फेंका। अंतिम शिशुनाग शासक महानंदीन की हत्या महापद्मानंद ने 345 ईसा पूर्व में की थी, जो तथाकथित 9 नंदों में से पहला था जिसने नंद साम्राज्य की स्थापना की। महापद्मानंद और उनके 8 पुत्रों में से अंतिम जो था वो धनानंद था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना मगध की पश्चिम सीमाओं के पास पहुंची। गंगा में एक और विशाल भारतीय सेना का सामना करने की संभावना से थकी हुई और भयभीत सेना ने हाइपेसिस, जो कि आज आधुनिक ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है, में विद्रोह कर दिया और आगे पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने अपने अधिकारी कोइनस के साथ बैठक की और यह समझ पाया कि यहाँ से वापस लौटना ही बेहतर ऑप्शन होगा। लगभग 321 ईसा पूर्व नंदवंश चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों धनानंद की हार के साथ समाप्त हुआ, जो अपने गुरु चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य के पहले राजा बने। हमारे साथ ख्याति प्राप्त इतिहासकार डॉक्टर धर्मेंद्र कुंवर सर हैं और उनसे आज हम मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वह मगध साम्राज्य जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसके राजा महाराजा काफी ख्याति प्राप्त रहे हैं और मगध एक जमाने में एक शक्तिशाली साम्राज्य रहा। इस साम्राज्य का किस प्रकार से उत्थान हुआ और फिर अंत कैसे हुआ, ये सारी चर्चाएं हम सर से करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल है सर कि इस मगध साम्राज्य का फाउंडर कौन था, और उसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि इसे किस तरह से मतलब इसकी स्थापना किस तरह से हुई? जहां तक मगध साम्राज्य के संस्थापक का प्रश्न है, इतिहास में यह माना जाता है कि साम्राज्य का संस्थापक हर्यंक कुल का प्रथम प्रतापी सम्राट बिंबिसार था, जिसने विस्तारवादी युद्ध नीति और कूटनीति का सहारा लेकर मगध महाजनपद को, इलाकाई राज्य को एक विशाल साम्राज्य में परिणत कर दिया। अब आपका दूसरा सवाल यह कि इसकी स्थापना किस प्रकार हुई। स्थापना के बजाय यदि हम कहें कि इसका विकास किस प्रकार हुआ तो शायद अधिक उपयुक्त होगा। जी सर। यह कोई संस्था नहीं है साम्राज्य जिसकी स्थापना को केवल एक व्यक्ति या एक ईस्वी के दायरे में रखा जा सके, या लंबे कालखंड में छठी पांचवी शताब्दियों के दौरान मगध साम्राज्यवाद का निरंतर विस्तार होता रहा और इसमें मगध के कई शासकों का भारी योगदान है। लेकिन इसको जानने के लिए हमें यह देखना जरूरी होगा कि मगध साम्राज्य या मगध या राज्य का भारत में उद्भव किस परिस्थिति में हुआ, क्योंकि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्य का अस्तित्व मिलता है,
इसे सही अर्थों में फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं कहा जा सकता है। यह उत्तर वैदिक काल था जब भारत में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, और इस लोहे के प्रयोग ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में भारी बदलाव लाए। लोहे के प्रयोग के कारण अब मजबूत, धारदार और विकसित हथियार बनाए जा सकते थे, जिसका उपयोग कबीले के या जन के सरदार अपनी शक्ति विस्तार में कर सकते थे, अपने जन के लोगों की सुरक्षा बेहतर ढंग से कर सकते थे, और साथ ही साथ जन के सदस्यों से अर्थात लोगों से राजस्व की उगाही कर सकते थे, ताकि वे एक प्रशासन और सेना दोनों का रख रखाव बेहतर ढंग से कर सके। लोहे के प्रयोग ने जो दूसरा काम किया वह काम था कि कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव है। अब आसानी से लोहे की सहायता से जंगलों को साफ किया जा सकता था, उसके फावड़ों से जुताई की जा सकती थी बेहतर, और यह जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है जिसमें मगध पड़ता है, इस मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी, जो कड़ी मिट्टी होती है, इसको अन्य धातुओं के बजाय या हड्डियों के बजाय लोहे के खालों से यदि इसे जोता जाए तो अधिक उपज देने की संभावना हो सकती है। लोहे के प्रयोग से नहरों की खुदाई हो सकती थी, जलाशयों की खुदाई हो सकती थी। तो लोहे के प्रयोग ने कृषि, जो उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था, 6ठी शताब्दी तक आते आते उसमें काफी उत्तेजना मिली उसे, और इतना उत्पादन होने लगा, किसानों के पास इतने कृषि अधिशेष सरप्लस बचने लगे कि उन्होंने उस सरप्लस से न केवल राजा को कर दिया जा सकता था, धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न किया जा सकता था, बल्कि दस्तकारों को, कारीगरों को उसका पारिश्रमिक दिया जा सकता था, या हम कह सकते हैं कि उसका भरण पोषण किया जा सकता था। और इस तरह कृषि आधारित एक ऐसी आर्थिक संरचना का विकास हुआ जिसने शिल्प को, उद्योग को, व्यापार वाणिज्य को विकसित होने का अवसर मुहैया किया। यही वह परिस्थिति थी जिसमें हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में 16 महाजनपदों के उल्लेख दिघ निकाय में, बौद्ध साहित्य में हम पाते हैं। इन 16 महाजनपदों अर्थात जो इलाकाई राज्य का है, एक इलाके का राज्य से थोड़ा बड़ा महाजनपद, और जनपद का मतलब इलाकाई, लोकल स्टेट, स्थानीय राज्य। तो ये महाजनपद, 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। और राज्य यदि होगा तो वह अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए यत्न तो करेगा ही। इसीलिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही हम महाजनपदों के उदय के साथ साथ महाजनपदों के बीच वर्चस्व के लिए, प्रादेशिक विस्तार के लिए, प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए हम प्रतिस्पर्धा भी पाते हैं। और यह प्रतिस्पर्धा आम थी। इस प्रतिस्पर्धा में जिसने सबसे पहले अगुवाई की वह मगध का महाजनपद था। मगध महाजनपद की स्थिति विशेष रूप से सामरिक दृष्टिकोण से भी
आर्थिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफी उपयुक्त थी, जो वह अपनी बढ़त दूसरे जनपदों या महाजनपदों पर बनाए रख सकता था। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज थी, जिसे आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। इसमें पौराणिक आधार पर कहा जा सकता है कि बिंबिसार के पहले भी यहाँ महाजनपद अस्तित्व में था, और जहाँ का प्रतापी राजा था जरासंध, जिसकी हत्या भीम ने मल्ल युद्ध के दौरान की थी। तो यह काफी शक्तिशाली राज्य माना जाता था महाभारत से भी, इसकी जानकारी हमें मिलती है। और यह गिरिब्रज राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए इसे पहाड़ी दुर्ग भी कहा जाता है। साथ ही एक और अनुकूल स्थिति थी, और वह यह थी कि यह गंगा, सोन और अन्य कई नदियों तक पहुंच इसकी सुगम थी, जिसके माध्यम से दूर दूर तक न केवल व्यापारिक संबंध भी कायम किए जा सकते थे, बल्कि सामरिक विस्तार की भी रणनीतिक बात सोची जा सकती थी कि मध्य गंगा घाटी के अन्य क्षेत्रों में मगध की आसान पहुंच थी। ये सब प्रमुख ऐसे कारक थे जिन कारकों ने मगध को बढ़त हासिल किया उस प्रतिस्पर्धा में, जिसमें कि भारत के महाजनपद अपनी शक्ति में, अपने प्रादेशिक विस्तार में इजाफा करना चाहते थे। और यही वह परिस्थिति थी जिसमें 544 ईस्वी पूर्व में मगध की राज सत्ता पर, उससे पहले बृहद्रथ राजवंश का शासन था, उस शासन सत्ता को अंत कर बिंबिसार ने हर्यंक राजवंश की स्थापना की और अपने राजपद धारण करने के साथ ही उसने अपने साम्राज्य, अपने महाजनपद के प्रादेशिक विस्तार के लिए, प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए युद्ध नीति और कूटनीति दोनों का सहारा लेने का निश्चय किया। और यही उसका जो निश्चय था, जिसके परिणाम स्वरूप मगध साम्राज्यवाद का उद्भव हो सका, जिसे आप स्थापना कहते हैं, हम कहेंगे कि वह उद्भव होने की अनुकूल परिस्थिति थी। सर्वप्रथम उसने अपने पड़ोसी और दूरस्थ राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम करने की कोशिश की, ताकि जो चिन्हित शत्रु हो उस पर आक्रमण किया जा सके, उसे अलग थलग रखते हुए उस पर आक्रमण कर आसानी से उस पर विजय हासिल की जा सके। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से मगध से पूर्व स्थित अंग देश, जिसमें कि भागलपुर और मुंगेर के इलाके शामिल थे, अंग देश से पारंपरिक दुश्मनी थी मगध की। तो सर्वप्रथम बिंबिसार ने क्या किया, तो कुछ राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध कायम किए और उनके साथ मधुर संबंध स्थापित किया, जिसमें सर्वप्रथम उसने कोसल की राजकुमारी कोसला देवी के साथ विवाह किया, और इस विवाह में मगध को आर्थिक लाभ भी काफी मिला। दहेज में उसे काशी से, जो कोसल के अधीन था, काशी से राजस्व उगाहने का अधिकार प्राप्त हुआ, और इस तरह उसके राजकीय आय में, राजकोष में नियमित आमदनी बढ़ी, काशी के राजस्व उगाही के अधिकार प्राप्त होने के कारण। इसके साथ ही मगध से उत्तर गंगा पार, गंगा से उत्तर मगध से सटे वैशाली का
महाशक्तिशाली विशाल गणतांत्रिक संघ था, जिसे विज्जी संघ के नाम से हम पुकारते हैं, जिसके अगुआ लिच्छवी लोग थे। तो लिच्छवियों के इस वज्जी संघ से मैत्री संबंध कायम करने के लिए उसने लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री के साथ, जिसका नाम चलना था, उसके साथ उन्होंने विवाह किया। चेतक ने ही इसका प्रस्ताव दिया था और इस तरह एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य मगध का मित्र बन गया, संबंधी बन गया। इसके साथ उसने दूरस्थ मध्य देश, जो आज का पंजाब है, मध्य देश के राजकुमारी क्षेमा से तीसरा विवाह किया। और यह प्रायः माना जाता है कि उसने लिच्छवियों के गणसंघ में ही शामिल विदेहों की राजकुमारी पली वासवी से भी विवाह किया। इस तरह कई राज्यों के साथ कम से कम 4 के उल्लेख तो मिलते हैं। इन चारों राज्यों के साथ उसका मैत्री संबंध कायम हो गया, वैवाहिक संबंध कायम हो गया। इसके साथ ही उसने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत, जिससे दुश्मनी थी, लेकिन दुश्मनी होने के बावजूद इसके भी संकेत मिलते हैं कि छिटपुट युद्ध अवंती के साथ ये बिंबिसार का प्रारंभिक काल में हुआ था, लेकिन दुर्योगवश चंद्रप्रद्योत बीमार पड़ा, भयंकर बीमारी ने उसे ग्रसित कर लिया। तो उसने अपने प्रसिद्ध वैद्य जीवक को भेजा चंद्रप्रद्योत को के इलाज के लिए, और चंद्रप्रद्योत जीवक के इलाज से स्वस्थ हुआ और सीधा सा परिणाम था कि वह बिंबिसार का मुरीद हो जाता, दोस्त हो जाता। इस तरह अब 3 दिशाओं से अपने राज्य को सुरक्षित कर बिंबिसार ने अंग देश पर आक्रमण किया, और जो एक लंबी दुश्मनी थी, उस दुश्मनी का यह परिणाम था, और उसने अंग देश को बड़ी आसानी के साथ पराजित किया। अंग देश को मगध का हिस्सा बना लिया, और यही वह शुरुआत थी कि अब यह अंग का महाजनपद एक साम्राज्य के दिशा में उसने कदम आगे बढ़ा दिए। यही हम कह सकते हैं कि अंग देश पर बिंबिसार की विजय के परिणाम स्वरूप मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। और इसके बाद मगध के शासकों ने जिस नीति का अवलंबन किया, उसे मगध साम्राज्यवाद की नीति कहा जाता है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने, हालांकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी को हथियाया था। अजातशत्रु कहीं अधिक महत्वाकांक्षी शासक था, और उसने अपने पिता के विस्तारवादी नीतियों को उसने जारी रखा। अजातशत्रु के द्वारा पिता की हत्या के बाद कोसल के शासक ने काशी से कर उगाहने से मगध को मनाही कर दी, अर्थात नहीं उगा सकता है। इसलिए सबसे पहले उसने अपने आर्थिक स्रोत को दुरुस्त करने का निश्चय किया, और कोसल पर उसने आक्रमण किया। इस समय कोसल का राजा था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत को उसने पराजित किया। उसकी पुत्री वजीरा से उसकी शादी हुई, और अब केवल राजस्व वसूल करने का ही अधिकार नहीं, बल्कि पूर्ण स्वत्व, पूर्ण अधिकार काशी पर इस विवाद से या प्रसेनजीत को पराजित करने से मगध का हो गया। तो अब प्रादेशिक लाभ भी मगध को प्राप्त हुआ।
मगध साम्राज्य का हिस्सा काशी को बना लेने के बाद उसने वैशाली के गणराज्य पर ध्यान केंद्रित किया, जो अपने समय का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य था, गणतांत्रिक संघ था और वह अजेय माना जाता। वह यह था कि अजातशत्रु ने जब पिता की हत्या की तो उसके भाइयों ने, हल और बेहल ने, काफी धन संपदा लेकर राजकोष से चोरी कर वैशाली में शरण ले ली थी। बहुत युक्तियां गिराई अजातशत्रु ने, कई छापे मारे, युद्ध किए, लेकिन वैशाली को जीतने में प्रारंभिक दौर में वह सफल नहीं हुआ। तब उसने अपने एक दूत को भेजा गौतम बुद्ध के पास, यह जानकारी के लिए कि वैशाली को पराजित कैसे किया जा सकता है। और उसके दूत ने यह खबर लाकर दी कि गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने गौतम बुद्ध से पूछा कि वैशाली की शक्ति का आधार क्या है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि वैशाली की शक्ति का आधार उसके राजाओं, अर्थात जिसे राजकुमार भी कहा जाता था, राजाओं के आपसी एकता है। जब तक यह आपसी एकता बनी रहेगी तब तक वैशाली अजेय रहेगा। अजातशत्रु ने इस सत्र को लिया और अपने महामात्य वत्सकार को से नकली लड़ाई कर उसे निष्कासित कर दिया और वह वैशाली पहुंचा। स्वाभाविक रूप से वत्सकार का स्वागत हुआ, राजकुमारों के साथ उसके संपर्क बने और वत्सकार ने एक ही काम किया कि वह लिच्छवी राजकुमारों के में महत्वाकांक्षा ऐसी जगाई कि उनमें आपसी फूट पड़ गई और इस आपसी फूट पड़ने के कारण वैशाली की राजनीतिक एकता विखंडित हुई और यह अनुकूल अवसर पाकर अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र गांव में, जो आज का पटना है, सैन्य शिविर स्थापित किया ताकि आसानी से गंगा पार कर सीधे वैशाली पर आक्रमण किया जा सके और वहीं से अर्थात पाटलिपुत्र को आधार बनाकर उसने प्रचंड वेग से वैशाली पर आक्रमण किया। लेकिन फूट होने के बावजूद भी वैशाली को पराजित करना इतना आसान नहीं था। लगभग 16 वर्षों तक अजातशत्रु वैशाली से जूझता रहा और अंत में उसका मटिया मेट कर दिया, बिल्कुल ही विध्वंस कर दिया वैशाली को उसने, और उस पर अपना साम्राज्य कायम किया। और इस तरह अजातशत्रु ने काशी और वैशाली, दो राज्य, दो जनपद या महाजनपद मगध के लिए अर्जित किए। इसके साथ ही यह माना जा सकता है कि सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उत्तर भारत में मगध का साम्राज्य हो गया। अजातशत्रु के बाद शिशुनाग, जिसके नाम पर वंश ही बना, शिशुनाग वंश जिसे कहते हैं, शिशुनाग ने अस्थायी तौर पर मगध की राजधानी गिरिब्रज से हटाकर, राजगीर से हटाकर पटना अर्थात पाटलिपुत्र में स्थापित की। यह ऐसा कदम था जिसने भारतीय इतिहास पर अस्थायी छाप छोड़ा। मगध की सर्वोच्चता, मगध की सर्वसत्ता, शक्ति संपन्नता निर्विवाद हो गई। अब आसान था साम्राज्य विस्तार के कार्यों को अंजाम देना।
शिशुनाग ने कौशल, जो अजातशत्रु के बाद अलग हो गया था, अजातशत्रु ने उसे पराजित किया था, लेकिन साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया था। वैवाहिक संबंध और काशी को अधिग्रहित कर संतुष्ट हो गया था। शिशुनाग ने कौशल और वत्स पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। अब मगध साम्राज्य संपूर्ण गंगा क्षेत्र में फैल चुका था। शिशुनाग के वंशजों के बाद नंद वंश की राजसत्ता पाटलिपुत्र पर काबिज हुई, जिसके प्रथम प्रतापी सम्राट महापद्म नंद, जो 394 ईस्वी पूर्व में मगध की राजसत्ता पर विराजमान हुआ था, उसने सीधे मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए महाअभियान चलाया। इच्छा, पांचाल, कलिंग, सूरसेन, मिथिला, जो वैशाली के पतन के होने के बाद स्वतंत्र हो चुका था, मिथिला, अंग देश में जो विद्रोह की अग्नि भड़क रही थी, अंतिम रूप से अंग देश को भी मगध साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा बना लिया और इस तरह साम्राज्य का काफी विस्तार किया। और कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में यह सबसे बड़ा, या कह सकते हैं कि उत्तर भारतीय स्तर पर यह एक अखिल भारतीय साम्राज्य था। यह मगध साम्राज्य का चरमोत्कर्ष भी माना जा सकता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों के जहां सिकंदर के आक्रमण हुए थे, इसी के शासनकाल में उन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों के छोटे छोटे कबीलाई राज्य या जनपदीय राज्य इसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर नहीं आ पाए थे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के राज्यों के को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और यह श्रेय महापद्म नंद को, यही इसका चरमोत्कर्ष था। महापद्म नंद की मृत्यु 325 ईस्वी पूर्व में हुई। उसके बाद उसका पुत्र धनानंद या धननंद इसे संभाल नहीं पाया। तो यह मगध साम्राज्यवाद के विस्तार, विकास और चरमोत्कर्ष की कहानी है, जो भारतीय इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है कि जिस भारतीय राष्ट्र की बात आज हम करते हैं, इस राष्ट्र की दिशा में, राष्ट्र निर्माण की दिशा में मगध साम्राज्यवाद की स्थापना और इसका विकास पहला कदम था, जिसे आगे चलकर मौर्य साम्राज्य ने पूरा करने की कोशिश की। सर, मेरा इससे रिलेटेड एक और सवाल है कि मगध साम्राज्य में आप किसे सबसे शक्तिशाली राजा मानते हैं? मतलब बिंबिसार से लेके घनानंद तक सबसे क्या मानते हैं? शक्तिशाली शासक राजा किसे मानेंगे? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, या महापद्म नंद या घनानंद को? ये चार ऐसे शक्ति की को मापने का कोई ऐसा पैमाना बना नहीं जिसे सर्वशक्तिशाली माने, सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक माने। हम तो ऐतिहासिक आधार पर यदि सबसे अधिक शक्तिशाली राजा मानना होगा, सम्राट मानना होगा, तो महापद्म नंद को मानेंगे, जिसकी सेना के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि वह इतनी विशाल थी, जिसका साम्राज्य इतना विशाल, जिसका साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर जैसे महान विजेता को भी मगध साम्राज्य की ओर नजर उठाने का साहस नहीं हुआ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगले एपिसोड में सर मौर्य समाज पे हम इस पे चर्चा करेंगे। और ये हमको अस्थायी बना लीजिएगा क्या? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार।